नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। हरियाणा के किसानों को मिलेगा उनके हक का पानी। चरखी दादरी और कुरुक्षेत्र की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, खेत खलिहान से खेल और युद्ध के मैदान तक हरियाणा का योगदान। अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस पर लगाया जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप। बीजेपी ने जारी किया संपन्न, समृद्ध और समर्थ महाराष्ट्र का संकल्प पत्र। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार से लेकर प्रदेश को सूखे से मुक्त करने और इंटरनेट से जोड़ने पर जोर। राहुल गांधी की यवतमाल और वर्धा की रैली में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को प्रवर्तन निदेशालय का समन। 18 अक्टूबर को ईडी के मुंबई ऑफिस में होगी पूछताछ। गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से जुड़े एक भूमि सौदे में कथित तौर पर नाम आने का मामला। अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म करना, पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद और सालों से चले आ रहे छद्म युद्ध के खिलाफ निर्णायक लड़ाई। एनएसजी के 35वें स्थापना दिवस समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, आतंकवाद के खिलाफ अटल और अडिग है जीरो टॉलरेंस की नीति। और भारतीय संसदीय प्रक्रिया में अधीनस्थ विधान समिति की भूमिका महत्वपूर्ण। सर्बिया के बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक में बोले राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा। विभिन्न देशों की संसदों के महासचिवों के संग एएसजीपी में हुई चर्चा में कानून के क्रियान्वयन में तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के सुझाव को भी बताया अहम। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ, और इसके लिए चलते हैं मेरे सहयोगी वैभव राज शुक्ला के पास। शुक्रिया। लोकतंत्र 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार दूसरे दिन हरियाणा में प्रचार किया। वहीं महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज प्रचार के लिए महाराष्ट्र पहुंचे। इसके अलावा विभिन्न दलों के दिग्गजों ने भी कई जनसभाएं की। आइए सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में 2 जनसभाएं की। कुरुक्षेत्र के थानेसर की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्त पूरा देश गुरु नानक देव जी की 550वां प्रकाश पर्व मनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ये प्रकाश पर्व दुनिया भर में भव्यता के साथ मनाया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार पूरे प्रबंध कर रही है। उन्होंने विपक्षी दलों को निशाने पर लिया और कहा कि जब भी किसी बात को लेकर देश खुश होता है तब कांग्रेसी नेताओं को परेशानी होने लगती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरखी दादरी में भी विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली पर पूरा देश जश्न मनाएगा और इस बार की दिवाली बेटियों की दिवाली होनी चाहिए। इस बार 2 दिवाली आई हमारे लिए। एक कमल वाली दिवाली तो दूसरी दिए वाली दिवाली। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये दिवाली हमारी बेटियों के नाम होनी चाहिए। जो बेटियां
लक्ष्मी बनकर हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश को गौरव दे रही हैं, उनकी उपलब्धियों का पूजन जरूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अपना पानी पाकिस्तान में नहीं बहने देगा। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा। ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। और अब बात साउथ हरियाणा की, जहां विधानसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए इस इलाके में अपने जबरदस्त जनाधार को बढ़ाया था। इस बार विपक्षी दल बीजेपी की पकड़ को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कब्जा करने के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी दमदार प्रदर्शन करने के लिए जोर लगाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के तमाम दिग्गज प्रचार अभियान में जुटे हैं। वहीं विपक्षी दल खोया जनाधार पाने के लिए जोर लगा रहे हैं। सूबे के बाकी के हिस्से के साथ साथ दक्षिण हरियाणा में भी राजनीतिक दलों की खास नजर है। हर कोई यहां क्लीन स्वीप करना चाहता है। दक्षिण हरियाणा में कुल 8 जिले हैं और इनमें झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद आते हैं। कुल 29 सीटों वाले इस हिस्से में फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 6 सीटें हैं। झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में विधानसभा की 4-4 सीटें हैं, जबकि रेवाड़ी, मेवात और पलवल में 3-3 विधानसभा सीटें हैं। वहीं हरियाणा के सबसे नए जिले चरखी दादरी में 2 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो यहां बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। 2009 के चुनाव में दक्षिण हरियाणा में महज 1 सीट जीतने वाली बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई और पार्टी को 2014 में 17 सीटें मिली, जबकि हरियाणा में मजबूत पकड़ रखने वाली कांग्रेस को यहां भारी नुकसान उठाना पड़ा। पार्टी को 2009 में मिली 15 सीटों के मुकाबले 2014 में 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 2014 में आईएनएलडी को भी 3 सीटों का नुकसान हुआ और उसे 5 सीटें ही मिली, जबकि 2 सीटें अन्य को मिली। हरियाणा चुनाव में 75 से ज्यादा सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर उतरी बीजेपी खट्टर सरकार की वापसी को लेकर आश्वस्त है। वहीं विरोधी खेमे का दावा है कि राज्य में हवा पलट गई है और कांग्रेस को भरोसा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र के नाम से जारी घोषणा पत्र को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया। महाराष्ट्र संकल्प पत्र में जिन बातों पर जोर दिया गया है उनमें आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र को सूखे से मुक्त कराना, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड महत्वाकांक्षी योजना के जरिए 11 बांधों को आपस में जोड़कर संपूर्ण मराठवाड़ा को पाइप लाइन से पानी आपूर्ति कराना, कृषि में लगने वाली बिजली को सौर ऊर्जा पर आधारित करके किसानों को दिन में 12 घंटे से अधिक बिजली पहुंचाना, आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियों का सृजन, 2022 तक सभी घरों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराना, भारत नेट और महाराष्ट्र नेट के संपूर्ण महाराष्ट्र को इंटरनेट से जोड़ना,
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना से कोई भी वंचित ना रहे, ये सुनिश्चित करना भी शामिल है। ये करने लायक है, किया जा सकता है, और करने के लिए क्या क्या चीजों का आवश्यकता होती है उसकी भी गहराई से चिंतन हुई। इट रिप्रेजेंट्स ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह इसके स्पिरिट में है। लेकिन इसके साथ साथ फोकस लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द पेडिस्टल ऑफ द सोसाइटी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी ने यवतमाल और वर्धा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बेरोजगारी, किसानों और विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल भी खड़े किए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की जनता से कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनी तो गरीबों, किसानों और छोटे और मझोले कारोबारों को तेजी से काम किया जाएगा उनकी दिशा में। अर्थव्यवस्था को चलाना है तो गरीबों के हाथ में पैसा डालना पड़ेगा। सीधी सी बात है। जब तक किसानों के जेब में पैसा नहीं होगा, जब तक मजदूरों के जेब में पैसा नहीं होगा, जब तक युवाओं के जेब में पैसा नहीं होगा, अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, रोजगार नहीं पैदा हो सकता। देश को किसान, मजदूर, युवा खड़ा करते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं, और सरकार का काम इन लोगों की मदद करने का है। उद्योगपतियों की जगह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी कोई जगह नहीं है, जगह होनी चाहिए, मगर सबकी जगह होनी चाहिए। फिलहाल विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरी सहयोगी प्रीति सिंह के पास। धन्यवाद वैभव। आइए कुछ अहम खबरों का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अटल है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के मानेसर में आज एनएसजी के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाकर देश को आतंकवाद और कश्मीर को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि एनएसजी ने अपने काम से पूरी दुनिया को हैरान किया है। गृहमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद एनएसजी को नई तकनीक से लैस किया गया और ये संगठन किसी भी आतंकी हमले का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। आतंकवाद किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप है और आधुनिक समाज में विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। अपना देश आतंकवाद के अभिशाप से बहुत लंबे समय से अभिशप्त है। शायद ही कोई देश ऐसा होगा दुनिया में जिसने इतनी लंबी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ी होगी। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अफर है, अड़िग है और हमेशा इस पर विजय प्राप्त करने के लिए निश्चयी। इससे पहले एनएसजी के 35वें स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्बिया के बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक चल रही है। आज अंतर संसदीय संघ की सलाहकार संस्था एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज जनरल ऑफ पार्लियामेंट्स के सत्र को राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा ने संबोधित किया। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ मेथड ऑफ स्क्रूटनी फॉर पार्लियामेंट विषय पर बोलते हुए राज्यसभा के महासचिव
ने भारत में कानून बनाने और लागू कराने में विधायिका की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने संसद में विधेयक पेश करने और संसदीय समितियों के काम के बारे में विस्तार से बताया। When the acts are made, it is possible, and the acts are made through our system of the parliamentary committees. We have 24 parliamentary committees in the country, of which 16 are in the lower house and 8 in the upper house. And the committee consists of the members of the parliament from both the houses, from the lower house as well as the upper house. And after the committee has examined the bill, this is brought before the house, which passes it, and then it goes to the president for the assent. Now, it might happen that when the bill is being examined and the bill is being passed, there are certain nuances, there are some intricate details which have not been seen by the committee, and for that we have a system of subordinate legislation, a committee of subordinate legislation which basically oversees this process as to whether subsequent to the passing of a bill, the subordinate rules and regulations which are necessary for implementation of that law, whether those subordinate rules and regulations have been framed or not. And there is a 15-member committee which is known as Committee on Subordinate Legislation. This committee deals with the issue and also ensures that the government does form a rule and regulation to implement this. राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि संसद की अधीनस्थ विधान समिति को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एएसजीपी में हुई चर्चा में कानून के क्रियान्वयन में तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के सुझाव को अहम करार दिया। This committee has been a very potent instrument for scrutiny of the executive role in the detailed legislation. We are still looking forward to the aspect that we can make this committee even more effective and more purposeful. We need to strengthen the committee, and in this respect, I would like to refer to the discussions which were held in this House yesterday, that whether a third-party evaluation of whether the mandate of the law which has been passed has been truly and truthfully executed by the government, or what has been the impact of this legislation, that can be entrusted to a third party, whether that could be a feasible solution. This is, I would beseech for this House also to deliberate upon this. एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज जनरल ऑफ पार्लियामेंट्स की पहली बैठक 1939 में ओसेलो में हुई थी। इसका काम दुनिया भर की संसदों की प्रक्रिया, कार्यवाही और कामकाज के तरीकों का अध्ययन करना है। साथ ही विधायी प्रक्रिया में सुधार के लिए विभिन्न देशों की संसदों के सचिवालय के बीच सहयोग करना है। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में पहुंचे बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल के ताजा हालात से अवगत कराया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बंगाल में राज्य सरकार अपनी मनमानी कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। राज्य में हिंसा चरम पर है, कानून व्यवस्था एकदम खराब है। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि वो इस मामले पर राज्यपाल से रिपोर्ट लेकर उचित कार्यवाही करें, ताकि राज्य में शांति और स्थिरता का वातावरण बन सके। पॉलिटिकल मर्डर्स के बारे में, राजनीतिक हिंसा जो चल रहा है, जैसा परिवेश आज माहौल जैसा हो गया बंगाल में कि खून खराबी का माहौल। सिर्फ विजयादशमी से आज तक 9 पॉलिटिकल मर्डर हुआ है। तो हमने कहा कि आप जरा रिपोर्ट मंगाया महामहिम राज्यपाल से, और ये देखें कि भविष्य में लोकल बॉडीज़ के चुनाव भी आने वाले हैं। जिस प्रकार पिछली बार लोकल बॉडीज़ के चुनाव में हत्याएं हुई थी, कम से कम अब लोकल बॉडीज़ के चुनाव में उस प्रकार की अराजकता नहीं। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डाक विभाग को आने वाले वर्षों में अपने मौजूदा 17 करोड़ बचत खातों को बढ़ाकर 25 करोड़ करने के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।
आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय डाक सप्ताह समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि इन खातों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल हो सके। साथ ही उन्होंने पोस्टल इंश्योरेंस खातों को बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने डाकघर बचत खाता धारकों के लिए मोबाइल बैंक ऐप और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही उन्होंने 2.5 आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार दिए और डाक विभाग में असाधारण योगदान के लिए मेघदूत पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। मैं चाहता हूं कि भारत के पोस्टल विभाग की उपलब्धि दुनिया में चर्चा होनी चाहिए इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये मेरी आपसे अपेक्षा है। जब आप ये करेंगे तो परफोर्स, बिकॉज पोस्टल डिपार्टमेंट इज एन आर्किटेक्चर ग्लोबली अवेलेबल, देयरफॉर all the developing countries from Latin America to Africa to Southeast Asia will keenly try to follow the Indian model. और जब ये होगा तो फिर पोस्टल विभाग की क्या उपलब्धि होगी ये तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भाई आपके 17 करोड़ अकाउंट 25 करोड़ होने चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। और मैं आईटी विभाग में 1 लाख डिजिटल विलेज स्थापित करने वाला हूं। कार्यक्रम में मौजूद डाक विभाग के सचिव एएन नंदा ने इस मौके पर कहा कि विभाग उपभोक्ताओं को गुणवत्ता संपन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं देने का प्रयास कर रहा है। डाकिया इन लोगों को जो जोश दिया है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने कहा कि डाकिया सबका प्यारा है, डाकिया सबको प्यार करता है। तो ये बात एक किस्म का जोश भी ला दिया है। आप टेक्नोलॉजी देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन देखिए, डिजिटल डिवाइड के बारे में देखिए। अब जो सिटीजन सेंट्रिक के सर्विसेज से ज़्यादा लेकर हम अपना जो वजूद फिर से स्ट्रॉन्ग करेंगे। गरीबों के लिए सुरक्षा कवच बनी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना कमजोर वर्गों के लिए कैशलेस उपचार सुनिश्चित करके स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला रही है। अब तक इस योजना का लाभ 50 लाख से ज्यादा लोग उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस योजना की सफलता पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वस्थ भारत बनाने की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि पर हर भारतीय को गर्व है। निःशुल्क इलाज के अलावा योजना कई भारतीयों को सशक्त बना रही है। अब तक 50,34,922 लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के तहत 18,000 से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ा गया है। पात्र लाभार्थियों को 10 करोड़ 86 लाख से ज्यादा ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार का मकसद आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में 50 करोड़ से ज्यादा की आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराना है। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को एक और झटका लगा है। सीबीआई कोर्ट ने ईडी को पूर्व वित्त मंत्री को पूछताछ की इजाजत दे दी है। ईडी की टीम कल तिहाड़ जेल में जाकर चिदंबरम से 30 मिनट तक पूछताछ करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो चिदंबरम को गिरफ्तार करेगी। इससे पहले सोमवार को पी चिदंबरम की ईडी की कस्टडी के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। पी चिदंबरम 17 अक्टूबर तक सीबीआई की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है। ईडी ने प्रफुल्ल पटेल को 18 अक्टूबर को मुंबई में अपने दफ्तर में पेश होने के लिए समन भेजा है। प्रफुल्ल पटेल को यह समन गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से संबंधित एक भूमि सौदे में उनका नाम सामने आने पर भेजा गया है। छात्रों का रचनात्मक विकास करके उन्हें कुशल बनाने के लिए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल और कौशल विकास मंत्रालय एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। मंत्रालय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उनके इलाके में जाकर प्रशिक्षण देगा। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल और कौशल विकास मंत्रालय अब मीडिया में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। पूरे देश में शुरू होने वाली सरकार की इस योजना को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इस बाबत पूरा खाका तैयार किया जा रहा है ताकि युवाओं को समय की मांग के मुताबिक
प्रशिक्षित किया जा सके। विश्व की कौशल राजधानी भारत को बनाना और कुशल भारत कौशल भारत से सारी दुनिया का सबसे बड़ा वर्किंग फोर्स बनाना है हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के लोगों को। उस काम में मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल और फिक्की के लोगों को मैं आह्वान करता हूं, उसमें आप आगे आएं, आपकी सामर्थ्य बड़ी है। इस मौके पर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल के अध्यक्ष सुभाष घई ने युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें देश के मूल्यों से जुड़े रहने की सलाह दी। प्रतिभा जो होती है हर व्यक्ति के अंतर की आत्मा से निकलती है। तो हमारा इनिशिएटिव यह है कि जितनी प्रतिभाएं जो बच्चे के अंदर हैं, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसका, उस टैलेंट को बाहर निकाल के उस दिशा में वो जाए और फिर वर्ल्ड प्रतिभाएं जो वर्ल्ड स्किल हैं उस कंपटीशन में जाए और इस भारत को का नाम बढ़ाए। दरअसल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016-2020 के तहत अभी तक 70 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें से 53% से अधिक को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिला है। कौशल विकास मंत्रालय की पहल पर जिस तरह से युवाओं के हुनर को तराशा जा रहा है, उससे न सिर्फ युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए रोजगार के बेहतर अवसर भी पा रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन निहाल के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। किसानों को समृद्धि के लिए गुणवत्ता युक्त बीज कैसे दिया जाए, इस मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में 10वां राष्ट्रीय बीज अधिवेशन 2019 आयोजित किया गया है। यह अधिवेशन बुधवार तक चलेगा। इसमें देश भर से आए कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर मौजूद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि सरकार के लिए किसानों का विकास प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विभाग एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से बीज की उपलब्धता के बारे में पता चल सकेगा। साथ ही सरकार और कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरह तरह के बीज कैसे निर्यात किए जाएं, इस पर भी काम करने की जरूरत है। इस अधिवेशन के दौरान बीज परीक्षण, बीज उत्पादन और गुण नियंत्रण, बीज स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। Create a system of traceability which is best in the world. And I assure you, on behalf of the Steel Government of India, that system shall be implemented in the country, and this will go a long way in terms of ensuring quality to the farmer industry, and I'm willing to do that. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की बैठक में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। FATF की मीटिंग में पाकिस्तान के अलग थलग अब वो पड़ता दिख रहा है। अब FATF पाक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में नाकाम और आतंकियों और उनके संगठनों के खिलाफ ठोस कदम ना उठाने को लेकर इसे डार्क ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। FATF की बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों ने कहा कि ऐसे संकेत हैं कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने के लिए सभी सदस्यों द्वारा अलग थलग कर दिया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान 27 पॉइंट में से सिर्फ 6 पर ही खरा उतर पाया है। ऐसे में FATF इस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। FATF 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पर अंतिम फैसला लेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। नमस्कार।